Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class 10th. I hope कि तमाम स्टूडेंट्स ही वैकेशन एंजॉय कर रहे होंगे. इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप नोटिफाई हो सकें. देन चैनल को लाइक और शेयर करिए ताकि आपके क्लासमेट्स और आपके ग्रुप सर्कल्स को भी इससे बेनिफिट हो और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें. आज की हम अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 18 से रिलेटेड 18.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं. चैप्टर 18 वेरिएशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्लास मैट्रिक न्यू मैथमेटिक्स बुक का सेकंड चैप्टर है वेरिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से क्वेश्चन लाजमी आते हैं. और 18.1 जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. तो नाउ आज की हम अपनी वीडियो में एक्सरसाइज 18.1 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे. एंड देन उसके बाद कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1. Now we are going to learn how to understand chapter variation, unit 18, exercise 18.1. Exercise 18.1 is closely related to the ratio and proportion. In the given exercise, we are going to discuss the question related to the ratio. Ratio क्या है? रेशियो से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो हम 18.1 के अंदर सॉल्व करेंगे. 18.1 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बट बिफोर प्रोसीडिंग द क्वेश्चन वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिट. इस यूनिट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा. ये रेशियो, जैसे ये रेशियो है जी, चैप्टर हमारा रेशियो से रिलेटेड है और एक्सरसाइज के अंदर हमें डिफरेंट क्वेश्चंस के दरमियान जो है वो रेशियो मालूम करना है. अब रेशियो होता क्या है? बेसिकली रेशियो इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़. ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ गिवन हो और उनके दरमियान हमें कंपैरिजन मालूम करना हो, तो हम उन दोनों जो भी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं, उनका हम रेशो मालूम करते हैं. बट इसके लिए दो रूल्स अप्लाई होते हैं. द फर्स्ट रूल इज़ दैट कि हमारे पास जो हम रेशो मालूम कर रहे होते हैं वो जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं वो दोनों क्वांटिटीज़ सेम होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, जैसे ये 6 मीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है. तो देखिए ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही यूनिट्स हमारे पास सेम है. सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है वो 100 और 1000 का फ़र्क है, यानी कि ये हमारे पास दोनों ही सेम क्वांटिटीज़ हैं, मीटर और सेंटीमीटर. लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको ये जो है वो रेशियो मालूम करना है 6 मीटर इंटू 20 kgs, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ हमारे पास मीटर का यूनिट दिया गया है, यहाँ पर केजी का यूनिट दिया गया है? इट मीन्स के वी आर अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन रिगार्डिंग द रेशियो, यानी कि इसका रेशियो मालूम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही यूनिट्स अलग हैं. लेकिन अगर हमसे रेशियो मालूम करने का कहा जाए 6 मीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो हम इसका रेशियो मालूम कर सकते हैं. द रीज़न इज़ दैट कि बेसिकली रेशियो इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़, यानी कि जो दो सेम क्वांटिटीज़ होती हैं रेशियो हम उनका ही मालूम करते हैं. ये तो हो गया रूल नंबर 1. ठीक है, अच्छा जी, रूल नंबर 2 क्या है रेशो मालूम करने के लिए? जब भी हम रेशो मालूम करते हैं तो रेशो मालूम करने के लिए अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज़ गिवन हो और उसमें एक क्वांटिटी स्मॉलर हो और एक क्वांटिटी लार्जर हो. फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक है 6 मीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, तो इसमें हमारे पास जो मीटर का यूनिट है ये जो है वो ग्रेटर वैल्यू है और सेंटीमीटर जो है वो स्मॉलर वैल्यू है. तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा. यानी कि ये 6 मीटर है और ये 10 सेंटीमीटर, या तो 6 मीटर को 10 सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा या सेंटीमीटर को मीटर में. लेकिन रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द रूल विच इज़ एप्लीकेबल इन द रेशो, वी नीड टू चेंज द ग्रेटर वैल्यू, यानी कि हमें रेशो के रूल के मुताबिक ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू में चेंज करना पड़ता है. यानी कि हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं करेंगे, हम 6 मीटर को 10 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. देन वी कैन सॉल्व आउट द क्वेश्चन. नाउ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ में किस किस तरीके से हम रेशो मालूम कर सकते हैं. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सिंपली है 70 kg एंड 28 kg. अच्छा, जस्ट
अभी क्वेश्चन को देखें तो 70 kg ये भी जो है वो हमारे पास सेम वैल्यू है और यहाँ भी हमारे पास सेम यूनिट है। इट मीन्स कि देयर इज़ नो नीड टू चेंज द यूनिट, हमें यहाँ पर कोई भी यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने 70 लिखा और यहाँ पर हमने 28 लिखा, ठीक है। अच्छा जी, इस रेशो का मतलब होता है कि ये न्यूमरेटर है और दिस इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो ये 70 आ गया और ये 28 आ गया, यानी कि 70 और 28 को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो 70 हमारा न्यूमरेटर होगा, 28 हमारा डिनोमिनेटर होगा। दोनों ही नंबर्स के लास्ट में हमारे पास क्या है, इवन नंबर, सो वी कैन डिवाइड बोथ ऑफ द नंबर। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 को 35 तक रीड आउट करें और 2 1 2 2 4 8। यहाँ पर हमारे पास 35 है, यहाँ 14 है, दोनों ही जो है वो 7 की टेबल में आ सकते हैं। 7 2 14, 7 5 35। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 2। बट क्वेश्चन क्योंकि हमारा रेशो से रिलेटेड है तो हम इसका आंसर भी जो है वो रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा 5 × 2 या 5:2। इजी क्वेश्चन है, जस्ट जो है वो आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो है वो कोई लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम में ये लॉन्ग नहीं आएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आपके पास शॉर्ट में आएगा, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपकी बेसिक जब तक आपको नहीं आएगी जब तक आप लॉन्ग क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 60 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था 6 मीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, कि हमें यहाँ पर जो है वो यूनिट्स को सेम करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एज वी नो दैट कि 1 मीटर विच इज़ इक्वल्स टू 1 मीटर किसके इक्वल होता है, तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा कि 1 मीटर विच इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, ये जो 1 मीटर है अब हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ये वाला 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 60 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर भी यही दोनों यूनिट सेम है, तो अब यहाँ पर ये क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 30 60, 2 50 100, ठीक है। 2 15 30, 2 25 50, 5 3 15, 5 5 25। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हमारे पास ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारे पास रेशो में आंसर क्या आ जाएगा, 3:5 या 3:5। ये हो गया हमारा इसका रेशो का आंसर। इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या थे, इस क्वेश्चन में चेंजेस ये थी कि यहाँ पर हमें 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना था। तो यहाँ पर जब हमने 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो यहाँ हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर, और हमने फिर देन उसके बाद उसका रेशो फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 3। इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है एक्सरसाइज 18.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट नंबर 3 40 सेकेंड इंटू 3 मिनट्स है, यानी कि यहाँ हमारे पास क्वांटिटीज़ तो सेम है बट उनके अंदर जो है वो थोड़ी सी चेंजेस ये है कि दोनों ही हमारे पास टाइम की क्वांटिटीज़ हैं, बट ये जो है वो स्मॉलर है, सेकंड है, और ये मिनट में गिवन है, यानी कि 40 सेकंड है और 3 मिनट है। अब हमें इन दोनों में से किसको चेंज करना है ये मैं आपको वीडियो स्टार्ट करते ही बता चुकी हूँ कि हमें 40 सेकंड क्योंकि स्मॉलर यूनिट है और 3 मिनट हमारे पास ग्रेटर यूनिट है, तो हम ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट के अंदर मूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास एज यू नो दैट कि 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको 3 मिनट को चेंज करना है, ठीक है। तो ये 3 मिनट जब हम चेंज करेंगे 60 सेकंड के अंदर तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज़ इक्वल्स टू 180 सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास रेशो क्या आ गया, अब जो भी रेशो हमारे पास आया है अब हम वही रेशो मेंशन करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 40 सेकेंड इंटू 180 सेकेंड, यानी कि दोनों ही यूनिट हमारे पास सेकंड में हो गए। तो अब जो है वो हम इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। अगेन 10 4 ज़ा 40, 10 1 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि रेशो हमारे पास क्या आ गया, 2:9 एंड 2:9। जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके जो यूनिट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए और ग्रेटर वैल्यू को हमेशा स्मॉलर वैल्यू में ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 200 मिलीलीटर इंटू 2 लीटर, ठीक है।
यहाँ पर भी हमारे पास क्या चीज़ है, सबसे पहले हम जो है वो एक समझे रेफरेंस दे देते हैं कि 1 लीटर विच इज़ इक्वल्स टू 1 लीटर जो है वो किसके बराबर होता है, हमारे पास 1000 मिली लीटर के। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किसको चेंज करना है, 200 मिलीलीटर तो हमारे पास मिलीलीटर में मौजूद है, हमने 2 लीटर को चेंज करना है। तो ये हमारे पास 2 लीटर किसके बराबर हो गया, 2000 मिलीलीटर के, यानी कि हमने लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर दिया। अब हमारे पास रेशो हो गया 200 मिलीलीटर रेशो 2 लीटर कितना हो गया, 2000 मिलीलीटर, यानी कि अब दोनों ही यूनिट जो है वो हमारे पास सेम हो गए। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। अगेन अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें, आप 10 से 20 से जैसे चाहें डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो अगर आप दो ज़ीरो से भी डिवाइड करें तो वो ईजीली हो जाएगा। 10 टू द 20, 10 टू द 20, 2 1 द 2, 2 10 द 20, तो ये आ गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 10। तो रेशो आपके पास क्या आ गया, 1:10 या 1:10, राइट। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन बहुत इजी है, बस जस्ट आपको मिलीलीटर और लीटर को चेंज करना है, अदरवाइज इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 135 डिग्रीज इंटू 360 डिग्रीज। अच्छा, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है क्योंकि दोनों की यूनिट्स बिल्कुल सेम है और इस क्वेश्चन के अंदर ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू का भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास रेशो क्या बन जाता है, 135 इंटू 360 डिग्री। यहाँ पर हम जस्ट डिवाइड करेंगे, 135 डिवाइडेड बाय 360। अब क्योंकि आपको पता है हमारे पास न्यूमरेटर में जो नंबर है वो एक ऑड नंबर है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो इवन है, लेकिन ये दोनों ऐसे ऑड और इवन नंबर हैं जो कि एक टेबल में आते हैं, वो है 5 का टेबल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 5 टू द 10, 5 7 द 35। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5 7 द 35, 5 टू द 10, यानी कि अब हमारे पास वैल्यू भी आ गई 27 डिवाइडेड बाय 72। अब इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है, तो 27 हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली सी बात है 9 और 3 के टेबल में आते हैं, तो हम स्मॉलर टेबल को ही सिलेक्ट करते हैं। 3 9 द 27, 3 2 द 6, 3 4 द 12। ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास 24 और यहाँ आ गया 9, 3 3 द 9, 3 8 द 24। तो यहाँ हमारे पास रेशो में क्या आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 8। तो अब हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, वो हो जाएगा 3:8 या 3 इंटू 8। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3.5 kg इंटू 5 kg 200 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास वही हमें एक रेफरेंस देना पड़ेगा कि 1000 kg और 100 kg जो भी होता है वो किसके इक्वल होता है। तो एज यू नो दैट कि यहाँ हमारे पास 1 kg विच इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, ये एक कॉमन सी बात है, ये एक एक्यूरेट वैल्यू है कि 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। यहाँ हमारे पास 3.5 kg है, तो 3.5 kg को अब हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3.5 kg वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो वो इक्वल हो जाएगा 3500 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर ये इस फॉर्म के अंदर मौजूद है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, अब हम रेशो लिखेंगे 3500 ग्राम इंटू 5200 ग्राम। अब ये दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास ग्राम की फॉर्म में हो गई हैं। यहाँ पर भी केजी का मतलब 1000 होता है, तो यहाँ हमने डायरेक्टली इसको 5200 लिख दिया। यहाँ लिखेंगे 3500 डिवाइडेड बाय 5200। ठीक है, अब दोनों को हमें डिवाइड करना है, तो इन दोनों को इजीली हम डिवाइड कर लेते हैं। जिस नंबर से भी आप चाहें आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 35 डिवाइडेड बाय
52, ठीक है। यानी कि 35 और 52 डिवाइड नहीं होगा, ये दोनों ज़ीरो, डबल ज़ीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, 35 और 52 आ गया। अब हमें ये नोट करना है कि 35 और 52 किसी एक टेबल में आते हैं, बट ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, डिवाइड नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर आ गया 35 इंटू 52 या 35 रेशो 52। ये हो गया हमारे सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, मैं आपको अपनी हर वीडियो में बार बार यही वाली बात बताती हूँ कि मैं अपनी वीडियो को इस रोटेशन चेंज करके बनाती हूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट करें तो आपको पूरा कंप्लीट पेज नज़र आता है। आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आपका ऊपर का क्वेश्चन जो है वो मूव आउट कर जाता है। नॉर्मली वीडियोस के अंदर क्या होता है कि जब हम डाउनलोड पोजीशन पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऊपर वाला क्वेश्चन स्किप हो जाता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली सी बात है कि वो जो है वो पोर्ट्रेट के ऊपर हमारे पास वीडियो बन रही होती है। लेकिन मैं इसको चेंज करके बनाती हूँ और ये स्पेशली तौर पर आपके लिए बनाती हूँ। आपके साथ सिर्फ ये है कि आप जो है वो जब भी क्वेश्चन समझ रहे हो जाए या फिर हमारे क्वेश्चन या वीडियोस को देख रहे हो और नोट कर रहे हो तो अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर ले। रोटेट करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट पेज आपके पास आ जाएगा और आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा अपने क्वेश्चन को समझना और कॉपी करना। Let's start to solve question number 2 which is related to exercise 18.1। exercise 18.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर फाइंडिंग्स क्या हैं एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द गिवन क्वेश्चन एंड व्हाट आर द गिवन वैल्यूज इन अ फैक्ट्री। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा क्या है कि इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के अंदर देयर आर 120 वर्कर्स। टोटल वर्कर्स कितने हैं? 120 वर्कर्स काम कर रहे हैं। इन विच, जिसके अंदर 45 आर वीमेंस। यानी कि हाँ, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर टोटल वर्कर्स 120 हैं और 120 में से 45 जो है वो वीमेंस हैं एंड रिमेनिंग आर मैन। फाइंड द रेशो। अच्छा जी, रेशो मालूम करना है। हमारे पास डिफरेंट उसकी कैटेगरीज गिवन है, लेकिन सबसे पहले हमें क्वेश्चन की बेसिक चीज़ को नोट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने तो जो है वो पूरा समझें पेपर वर्क कर लिया था, तो इस वजह से मैंने यहाँ नहीं लिखा। हमें सबसे पहले क्या लिखना है? इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वर्कर्स कितने हैं? 120, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये नोट करेंगे कि हमारे पास टोटल वर्कर्स कितने हैं? 120। अच्छा जी, 120 के बाद हमारे पास वुमेंस कितनी है? तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे वुमेंस हैं हमारे पास 45। अच्छा जी, यहाँ पर मेंस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ईजिली सी बात है, अगर टोटल वर्कर में से हम जो है वो वुमेंस माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास मैन आ जाएंगे। तो टोटल वर्कर्स हमारे पास 120 हैं, 45 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास टोटल मैन आ जाएंगे। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट कैलकुलेटर भी इजीली मालूम कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा आपके पास क्वांटिटी ऑफ मैन इज़ 75, यानी कि आपके पास जो टोटल वर्कर्स हैं वो 120 थे, जिसमें से वुमेन 45 थी और मैन हमारे पास कितने थे? 75। अच्छा जी, अब हमें रेशो किसका मालूम करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है, पहला रेशो जो है हमारा, जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चन में, वो क्या है? मैन टू वुमेन, यानी कि हमें मैन का रेशो मालूम करना है वुमेन के साथ, ठीक है। तो अब हमें रेशो मालूम करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटीज गिवन होती है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी के अंदर मैन का रेशो क्या है? 75, ठीक है। और हमारे पास वुमेन्स क्या है यहाँ पर? हमारे पास 45। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 75 डिवाइडेड बाय 45, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 द 45, 5 1 द 5, 5 5 द 25, ठीक है। 3 3 द 9, 3 5 द 15। तो ये हो गया हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। हमारे पास रेशियो क्या आ गया? 5 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 5/3। ये हमारे पास रेशियो किसका आ गया? मैन टू वुमेन, ठीक है। ये हो गया रेशियो नंबर 1। अब हमें रेशियो नंबर 2 मालूम करना है। रेशियो नंबर 2 क्या है? रेशियो नंबर 2 क्या है? वुमेन्स टू मैन, यानी कि हमें इसी रेशियो को जस्ट ऑपोजिट कर देना है, ठीक है। वुमेन्स हमारे पास कितनी हैं? 45 और मैन हमारे पास कितने हैं? 75। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो इन द क्वेश्चन, बट जो है वैल्यूज़ आर चेंज। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे
इस तरीके से 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ हमारे पास आ गया 3 डिवाइडेड बाय 5, तो रेशो क्या हो गया 3:5। अब आप ये देखिए, जिस तरीके से क्वेश्चन ऑपोजिट था ना, इसी तरीके से हमारे पास आंसर भी ऑपोजिट ही आया है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, मैन टू वुमेन्स, तो हमारे पास 5:3 आया था। यहाँ वुमेन्स टू मैन है तो 3:5 आया है, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम है, जस्ट उसकी वैल्यूज़ ऑपोजिट हो गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास थर्ड क्या है, वुमेन्स टू टोटल वर्कर्स, ठीक है। वुमेन्स हमारे पास कितनी है 45, और टोटल वर्कर्स हमारे पास कितने हैं क्वेश्चन के अंदर 120, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, अच्छा ये 5 4 ज़ा 20, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 8, तो रेशो क्या हो गया 3:8, यानी कि 3 × 8 आ गया हमारे पास रेशो वीमेंस टू टोटल वर्कर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। इसमें से हमने 3 सब क्वेश्चन सॉल्व कर ली हैं। अब इसका रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम जो है वो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मैन टू टोटल वर्कर। अच्छा जी, मैन हमारे पास हमने फाइंड आउट किए थे, तो मैन हमारे पास कितने थे, हमारे पास मैन थे 75, ठीक है, और टोटल वर्कर्स कितने थे 120, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी आप देख लें, जस्ट समझें, आपके पास वहाँ वुमेन्स टू टोटल वर्कर्स है और यहाँ पर मेंस टू टोटल वर्कर्स है, तो 75 डिवाइडेड बाय 120, डिवाइड करेंगे दोनों ही नंबर्स को, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। 5 3 ज़ा अच्छा जी, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ आ गया हमारे पास 5:8, तो इनका रेशो क्या आ गया 5:8। मैंस टू टोटल वर्कर का रेशो क्या आया 5:8, और वुमेन्स टू टोटल वर्कर का रेशो क्या आया था 3:8, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, वी आर गोइंग टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ 5 ब्रैकेट 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4y फाइंड x रेशियो y, यानी कि हमें x रेशियो y मालूम करना है और यहाँ पर ये कंप्लीट क्वांटिटी गिवन है। तो सबसे पहले जो है वो हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 4x माइनस 2y विच इज़ इक्वल्स टू 3x माइनस 4y, ठीक है। अभी ये हमने जस्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। हम जैसे ही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 5 जो है वो पूरी वैल्यू ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये 5 जो है वो पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, देन उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 4 ज़ा 20x माइनस 5 2 ज़ा 10y विच इज़ इक्वल्स टू 3x माइनस 4y, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स और रूल्स ऑफ अलजेब्रा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड पर ले आएंगे जो सेम वेरिएबल होंगे, क्योंकि इसके साथ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ पर x है, ये y है, यहाँ पर x है, यहाँ y है, तो हम सेम वेरिएबल को एक साइड पर ले आएंगे। जैसे ये 20x है, ये प्लस में 3x है, तो इक्वल टू से पहले आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 4y एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस 10y है, इजिकल टू के बाद ये प्लस 10y हो जाएगा। 20 में से जब 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17x प्लस के अंदर। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ऑपरेशन माइनस का होगा और साइन प्लस की आएगी, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन कौन सी है, प्लस की, तो 10 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा 6y। अब हमें क्योंकि x और y की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पर आप नोट करिए कि x के साथ क्या वैल्यू गिवन है 17 और y के साथ क्या वैल्यू गिवन है 6, तो हमारे पास x रेशो y क्या आ गया 17:6, ये हो गया हमारे पास x रेशो y, जो x रेशो y की वैल्यू मालूम की थी वो वैल्यू क्या आ गई है 17:6। नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं ताकि हम अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम क्वेश्चन समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी
इस टाइप की कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। वैसे एक्सरसाइज काफ़ी इजी है, बट सिंप्लीफिकेशन में कहीं ना कहीं इशू आ जाता है। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड और टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें क्या मालूम करना है? ए की वैल्यू मालूम करनी है। इफ़ द रेशो गिवन है 3a + 4 रेशो 2a + 5 एंड 4 रेशो 3 आर इक्वल, यानी कि हमारे पास दो रेशो गिवन है और वो दोनों रेशो किसके इक्वल है? 4/3 के, यानी कि ये जो दोनों रेशियोज गिवन है ये 4/3 के इक्वल है और हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए? सबसे पहले तो जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है हम उसको जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे। जैसे ये हमारे पास है 3a + 4, ठीक है, रेशो की फॉर्म में है तो रेशो की फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ये किसके इक्वल है? 4/3 के, यानी कि रेशो की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही मैंने मेंशन कर दी। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में लाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेशो से पहले का नंबर जो होता है वो न्यूमरेटर कंसीडर होता है, रेशो के बाद वाला नंबर डिनोमिनेटर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? ये डिनोमिनेटर आ गया 2a + 5 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगे। अच्छा जी, अब मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन जब भी इस फॉर्म में होता है तो क्या करते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि 3a + 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2a + 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, इसके बाद पूरी वैल्यू आ जाएगी 3a + 4, यहाँ लिखेंगे 4, 2a + 5, ठीक है। ये जस्ट हो गई हमारी सिंप्लीफिकेशन। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। ये 3 जो है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पहले 3a से मल्टीप्लाई होगा, देन उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से ये 4 पहले 2a से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 9a + 3 4 = 12। यहाँ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8a + 4 5 = 20, ठीक है। अब ये जो सेम वेरिएबल हैं हम इनको एक साइड पर ले आएंगे, 9a - 8a विच इज़ इक्वल्स टू, ये 20 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 20 है तो ये 12 प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। 9 में से 8a माइनस करेंगे, सो वी विल गेट आंसर सिंपल a। 9 ग्रेटर नंबर है, उसके साथ प्लस की साइन है तो यहाँ भी प्लस की साइन आएगी, तो देयर इज़ नो नीड टू राइट द साइन ऑफ प्लस। 20 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 8 आएगा, वो भी प्लस में आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ हमारे पास क्या है? प्लस है। तो a की वैल्यू इजीली हमने फाइंड आउट कर ली विच इज़ इक्वल्स टू 8, यानी a की वैल्यू क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर? 8। अगर हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहें तो जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ पर अगर हम 8 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4। Let's start to solve question number 5. Question number 5 is so simple question, but the wording of the question is totally complicated. Question जो है वो बहुत easy है, बट इस क्वेश्चन के अंदर जो मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ हुई हैं उसके हिसाब से स्टूडेंट जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे अज्यूम दैट कि क्वेश्चन इज़ टोटली डिफ़िकल्ट। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इस क्वेश्चन के अंदर जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि इसके अंदर कुछ टर्म्स ऐसे यूज़ की गई हैं और कुछ क्वेश्चन को इन वर्डिंग में चेंज किया गया कि क्वेश्चन हमें मुश्किल लगता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, ये तो आप मेरे ख्याल से 4-5 से पढ़ रहे हैं कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड जब भी आ जाता है तो इट मीन्स कि हम कोई ना कोई वेरिएबल ऐड करते हैं। उसमें वेरिएबल a b c d कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसमें एक वेरिएबल ऐड होगा। कहाँ ऐड होगा वो देखते हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। अब ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या है ये नहीं पता बच्चों को, स्टूडेंट्स को। तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहलाते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब सिंप्लीफिकेशन में क्या है, सिंपली अगर हम एंटीसीडेंट को एक्सप्लेन करना चाहें तो इट इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर, और कॉन्सिक्वेंट कहा जाए तो ये डिनोमिनेटर कहलाता है। तो इसका मतलब है कि हमें कोई एक नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करना है ऑफ द रेशियो 5:27 टू मेक इट इक्वल टू 1:3।
1:3। पहले तो हमें अपना क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि हमारे पास 2 रेशो गिवन है, वो है 5:27 विच इज़ इक्वल्स टू 1:3। ये हमारे पास देखें क्वेश्चन है 5:27 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। ये हमने कर दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के अंदर हमें कुछ ऐड करना है। तो अब हम क्या कर देते हैं, सपोज़ कोई भी नंबर सपोज़ कर लेते हैं। सपोज़ नंबर, आपको पता है जब भी कोई नंबर सपोज़ किया जाता है तो वो हमेशा वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता। तो हमने सपोज़ किया x, ठीक है। हमने सपोज़ किया है नंबर x। अब हम इस x को दोनों के अंदर ही ऐड करेंगे, यानी कि पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 अपॉन यहाँ पर जो है 5 के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाय 27 डिनोमिनेटर में आएगा, तो उसके साथ भी क्या आ गया x, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडिड टू एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, यानी कि कौन सा नंबर जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जाए और वो इक्वल हो जाए 1/3 के, यानी कि 1:3 के। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इससे पहले जो क्वेश्चन में हमने की थी 5 + x आ गया, यहाँ 1 है और यहाँ पर आ गया 27 + x, ठीक है। अच्छा जी, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 = 15 + 3 x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, ठीक है। 127 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 × 27, 1x से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली x आ जाएगा। 15 + 3x है एंड 27 + x है। सेम वेरिएबल जो है वो एक साइड पर आ जाएंगे, नॉन वेरिएबल एक साइड पर। तो यहाँ 3x है, ये +x है, ये हो गया -x। 27 एज इट इज़ कॉपी डाउन हो गया, +15 है इक्वल टू के नेक्स्ट साइड पर आएगा -15। 3x में से x माइनस करेंगे तो वी विल गेट आंसर 2x। पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ बड़े नंबर के साथ प्लस की साइन है। 27 में से 15 माइनस करेंगे तो आई होप हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। वो भी प्लस में आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस है, ठीक है। यहाँ हमें सिंपली x मालूम करना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x = 6। उन्होंने क्या पूछा था कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हमने x सपोज किया था तो x की वैल्यू क्या है 6 है, यानी कि अगर हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के अंदर 6 ऐड करें तो हमारा जो ये दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों ही टर्म्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी था, जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह था, बस इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन थी वो यही एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की थी। एंटीसीडेंट सिंपली जो है वो आपका न्यूमरेटर कहलाता है और कॉन्सिक्वेंट सिंपली जो है वो आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड और टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको समझाने और एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। इसकी सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको जो है वो बहुत ही फोकस करके जो है वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, इफ़ a/b विच इज़ इक्वल टू 5:8, यानी कि हमारे पास 2 रेशो गिवन है। पहला रेशो है a/b और वो इक्वल किसके 5:8 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b रेशो 5a + 7b, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है, वैल्यू मालूम करनी है 3a + 4b × 5a + 7b, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखें हमें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसमें से किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि ये a है और b है। जब हमारे पास कोई एक वैल्यू गिवन होगी तभी हम इसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका रेशो लिखते हैं, यानी कि ये a/b विच इज़ इक्वल टू 5:8, ऐसा ही है, ठीक है। अब हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो गया 5/8, ठीक है। हमें a की वैल्यू मालूम करनी है, सिंपली यहाँ से हमें a की वैल्यू मालूम करनी है। तो a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम a को सिंपल अकेला रहने देंगे और ये b यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो b 5/8 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये b मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5b डिवाइडेड बाय 8, ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू।
क्योंकि हमें जब क्वेश्चन में ए और बी दोनों गिवन हैं और हमें इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें किसी एक वैल्यू को खुद मालूम करना पड़ेगा। यानी कि ए और बी गिवन है, तो यहाँ से हमने बी को मल्टीप्लाई कर लिया तो ए की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास ए होगा हम वहाँ पर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। अगेन मैं यहाँ लिखूँगी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन गिवन कंडीशन, गिवन इक्वेशन या गिवन कंडीशन। आपके पास जो भी चीज़ें आप कंडीशन या इक्वेशन जो भी चाहे लिख सकते हैं। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम पहले इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन है हमारे पास 3a + 4b डिवाइडेड बाय 5a + 7b। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना था, यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट करनी है, तो ये 3 एज इट इज़ आ गया। a की जगह सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, 5b/8 + 4b एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, यहाँ 5 है, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। a की जगह पर क्या आ जाएगा, 5b डिवाइडेड बाय 8 + 7b। ठीक है। अब मैं यहाँ 1 लाइन स्किप करूँगी ताकि क्वेश्चन हमें इजीली समझ में आ सके। अच्छा जी, अब देखिए ये 3 जो है वो पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 भी पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। ये जो 8 है ये डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ पर मैं अलग अलग करके लिखूँगी। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15b डिवाइडेड बाय 8 + 4b। अच्छा जी, 4b अभी हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, बताती हूँ उसके आगे क्या करना है। ठीक है। ये यहाँ पर साइन आ जाएगी क्योंकि हमारी सेपरेटर लाइन ये है। 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25b डिवाइडेड बाय 8 + 7b। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लस की साइन है। जब भी प्लस और माइनस की साइन होती है तो हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। डिनोमिनेटर्स के एलसीएम के लिए दोनों डिनोमिनेटर्स का होना ज़रूरी है। यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई वैल्यू नहीं होती तो हम क्या अज्यूम करते हैं, 1। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया, 1। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ये एक कंप्लीट वैल्यू है, 15b/8 4b/1, और ये एक कंप्लीट वैल्यू है। यानी कि हमने इसको और इसको अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा जी, 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले मैं सेपरेटेड लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है। एलसीएम के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 8 1 आएगा, 1 15 ज़ा 15b + 1 8 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32b। अब इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में भी 8 और 1 है तो 8 आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 8 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25b प्लस, ठीक है, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 8 8 7 ज़ा 56b। अब यहाँ पर आप गौर करिए, यहाँ हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर भी जो है वो 8 डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर भी। हम चाहें तो इनको सेपरेटली भी लिख सकते हैं और हम चाहें तो इनको इजीली यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं। मैं दोनों ही प्रोसीजर आपको बता रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम चाहें तो इन दोनों को यहीं पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ये 8 और 8 डिवाइड हो रहा है तो हम इन दोनों को यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। किस तरीके से, देखें यहाँ पर क्या है, ये 15b + 32b दोनों ही सेम नंबर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 47b डिवाइडेड बाय 8। ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर है। अब अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके जाएं तो यहाँ क्या होगी, ये वैल्यू जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। 8 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 8 ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर बन गया, 25 में 56 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81b। ठीक है। जस्ट हमारी वैल्यूज़ अपोजिट हुई। 8 और 8 कैंसिल आउट हो गया। मैंने आपको बताया था कि 8 जो है वो कैंसिल यहाँ भी हो सकता है। अगर हम चाहते तो 8 को कैंसिल यहाँ पर भी कर सकते थे, उससे भी कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको जस्ट और सिंप्लीफाई करके बता दिया। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया हमारे पास 47b डिवाइडेड बाय 81b। बी से बी कैंसिल आउट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम ए को फाइंड आउट करेंगे तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी।
बी यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया 47/81। एज़ यू नो दैट कि 47 और 81 दोनों ही एक टेबल में नहीं आते, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारे पास जो वैल्यू मालूम करने का कहा था 3a + 4b 5a + 7b, वो वैल्यू हमारे पास आ गई 47/80 में। अब मैं आपको जो है वो तमाम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसके बाद सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको तमाम क्वेश्चन की जो है वो एक कंप्लीट पेज जो है वो फोकस करके आपको एक पिक्चर दे देती हूँ, ताकि आप उसको इजीली कॉपी कर सकें। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन सो यू कैन कॉपी इट। इसके बाद आप आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कंप्लीट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आप इसको भी कॉपी कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर हमारा सब पार्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी आ रहा है, तो वो भी आप इजीली देख सकते हैं। इसके बाद हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 है। देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5 और 6 पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 है। अब हम इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है वो इसके सब 5 क्वेश्चन हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के 5 सब क्वेश्चन हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। बट ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज इन द गिवन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोपोर्शन। हाउ वी कैन जस्ट कि इट्स क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोपोर्शन। बेसिकली इस क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पर 2x + 5 एक गिवन वैल्यू है, उसके बाद रेशो की साइन है एंड देन 5 है। तो ये 2x + 5 रेशो 5, ये बेसिकली ये दो क्वांटिटीज़ हैं जिनके दरमियान हम रेशो मालूम करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोपोर्शन की साइन भी आ गई है। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज। As I have already explained to you कि ratio is the comparison between two quantities, but proportion is the comparison between two ratios। यानी कि यहाँ हमारे पास दो रेशो गिवन है। फर्स्ट रेशो हमारे पास 2x + 5 है, और सेकंड रेशो हमारे पास 3x - 2 रेशो 7 है। तो इन दो रेशोज़ के दरमियान कंपैरिजन करने को बेसिकली क्या कहा जाता है, प्रोपोर्शन, एंड दिस इज़ कॉल्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शन। यानी कि जो 4 डॉट्स होते हैं ये प्रोपोर्शन की साइन कहलाती है। अब यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू द न्यू मैथमेटिक्स बुक वी आर गोइंग टू अप्लाई द फार्मूला विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। यानी कि प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को हमें जब भी सॉल्व करना होता है तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई किया जाता है, और ये फार्मूला ऑक्सफोर्ड की बुक में भी है, यानी कि हम क्लास 6 से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, और वो फार्मूला कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। यानी कि क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विच इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अच्छा, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है, और ये फार्मूला है कि अब देखिए मैं दोबारा आपको क्वेश्चन लिख कर दिखाती हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम विच इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब ये है कि ये 2x + 5 है, इसके बाद रेशो के बाद आ गया 5, देन आ गई हमारे पास प्रोपोर्शन की साइन, अगेन हमारे पास थर्ड क्वांटिटी आ गई, वो है 3x - 2 रेशो की साइन, -2 के बाद हमारे पास क्या आ गया, 7। ठीक है, 3x - 2 एंड देन हमारे पास आ गया 7। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, देखें ये जो हमारे पास साइड की वैल्यू होती है, ये जो फर्स्ट वन और लास्ट वन वैल्यू है ये बेसिक कहलाती है एक्सट्रीम, और ये जो हमारे पास मिड में वैल्यूज होती हैं ये कहलाती है मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, ये जो 2x + 5 है इसको मल्टीप्लाई करना है हमने लास्ट वाली वैल्यू से। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वैल्यू को थर्ड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू है ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कहलाएगा, और ये जो सेकंड और थर्ड वैल्यू है ये क्या कहलाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब यहाँ पर 2x + 5 है,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमने पहले ब्रैकेट में लिख दिया 2x + 5। अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 7 से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7। ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शन की जगह पर आ गई हमारे पास =2 की साइन। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी क्वांटिटी क्या है, 3x - 2। ब्रैकेट क्लोज हो गया। 3x - 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से। सिंपल मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कहीं पर भी शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये 7 जो है ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम 2 से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड टाइम 5 से मल्टीप्लाई होगा। 7 2 ज़ा 14x + 7 5 ज़ा 35 =, इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स वी आर गोइंग टू अप्लाई 5 इंटू द कंप्लीट ब्रैकेट। 5 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 15x आ जाएगा। अगेन 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट हमारे पास जो x का वेरिएबल है वो एक साइड पर आ जाएगा, जो नॉन वेरिएबल है वो नेक्स्ट साइड पर आ जाएंगे। 14x एज इट इज़ लिखा, 15x प्लस में था तो जब हम =2 से पहले लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। =, -10 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, +35 है, =2 के बाद आएगा तो ये -35 हो जाएगा। ठीक है, 14x - 15x, 14 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर साइन आ जाएगी माइनस की, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस है, और आंसर आ जाएगा x। -10 - 35, साइन हमारे पास हमेशा ग्रेटर नंबर की आती है तो हमारे पास माइनस आएगा। -10 - 35, ऑपरेशन भी हमारे पास प्लस का होगा तो वो हो जाएगा 45। माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम ईच अदर, तो x = 45। यहाँ हमें x की वैल्यू ही मालूम करनी थी, तो नाउ वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बट यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना था वो कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम का मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू, और मीन का मतलब होता है मिडिल वाली वैल्यू। तो यहाँ पर हमने एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया और मीन को मल्टीप्लाई किया, तो वी कैन ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो सेम फॉर्मूले के थ्रू जो है वो सॉल्व होगा, यानी कि जो प्रोसीजर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया है सेम प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई होगा। कुछ भी चेंजेस की नीड नहीं है कि हम पहले क्वेश्चन को किसी और फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 को किसी और फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करें। जो पेपर के अंदर बुक के अंदर गिवन होता है हमें उसी के थ्रू सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम which is equals to product of mean। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला ऑफ प्रोपोर्शन वी आर गोइंग टू सॉल्व आउट द क्वेश्चन। अब यहाँ हमारे पास पहले तो हम सबसे पहले इजीली क्वेश्चन लिखेंगे दोबारा, ताकि हम जो है वो उसमें नोट कर सकें कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है क्या। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, तो हमें उनको फ्रैक्शन फॉर्म में ही सॉल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास ये फर्स्ट वन वैल्यू और लास्ट वैल्यू आ गई, और प्रोडक्ट ऑफ मीन में हमारे पास ये मिडिल वाली 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 4x - 3 डिवाइडेड बाय 5। अब आप देखें मैं स्पेस देकर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू लानी है। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7/2 से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7/2। यहाँ डॉट है या मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब भी जो है मल्टीप्लाई होता है, और कोई किसी नंबर के ना होने, यानी कि यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। यहाँ पर आ गई हमारे पास =2 की साइन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 4x/3। तो मैंने यहाँ लिख दी 4x/3, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3/4 से। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 3/4। जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी इस तरीके से अभी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिनोमिनेटर का एलसीएम नहीं होता, सिंपल 7 जो है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आंसर 28x - 7 3 = 21 डिवाइडेड बाय 2 5 = 10। ठीक है, सिंपली सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखें 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12x
एंड 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12। नाउ सिंप्लीफिकेशन है, 12 को कैंसिल आउट कर देगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 28x माइनस 21 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ इक्वल्स टू x। ठीक है, अब ये देखिए ये 10 हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये x के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 28x माइनस 21, 10 जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x। ठीक, 28x और 10x दोनों ही सेम वेरिएबल है, यानी यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है तो हम इन दोनों को एक साइड पर ले आएंगे। ये प्लस 10x था तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 10x विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस 21 था इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 21। 28 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18x, प्लस में आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस की साइन है, और यहाँ आ गया 21। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो x हमारे पास सेपरेट रह जाएगा, 21 है, 18 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों को डिवाइड करने के हमें सेम फैक्टर चाहिए, सेम नंबर चाहिए, तो सेम नंबर हमारे पास कौन सा है यहाँ पर 3, 3 6 18, 3 7 21। अगेन इट इज़ अनेबल टू डिवाइड बोथ ऑफ देम, अगेन 7 और 6 को हम डिवाइड नहीं कर सकते तो हमारे पास आंसर आ गया x 7/6। नाउ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज़ 7/6। क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपने अंडरस्टैंड किया कि मैंने जो है वो सेम प्रोसीजर जो पहले क्वेश्चन में किया था वही फॉलो किया है और इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। तो आप जो है वो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, कहीं पर भी किसी भी प्रोसीजर को चेंज करने की नीड नहीं है। जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे एंड देन इजीली यू कैन फाइंड आउट द आंसर बाय योरसेल्फ। Start to solve question number 3. Question number 3 will be solved from the previous method. Again हम जो है सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। इट इज़ नेसेसरी टू राइट द फार्मूला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये लाजमी लिखना है, आपने कहीं पर भी शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करना है। ये लिखने के बाद आपको क्वेश्चन दोबारा कॉपी करना है ताकि आप उसमें बता सकें कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है। ठीक है, प्रोपोर्शन की साइन आ गई x माइनस 1/3, फिर रेशो की साइन आ गई डिवाइड 4/x प्लस 4। ठीक है, अब इसमें से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास क्या है, हम उसको जो है वो हाईलाइट कर लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास क्या है उसको हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास क्या है x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 4/x प्लस 4 से। सिंपल मल्टीप्लाई है तो देयर इज़ नो नीड टू मेंशन द साइन बिटवीन द क्वांटिटीज़। यहाँ पर हमारे पास क्या है x माइनस 1/3 है विच विल बी मल्टीप्लाई बाय 5/x माइनस 1, ऐसा ही है। ठीक है, ये अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आप इसके ऊपर बड़ा ब्रैकेट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको इन न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से यहाँ पर न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। लेकिन जस्ट हैव अ लुक कि यहाँ पर क्या हम किसी भी वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में 12 और 12 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर x माइनस वन क्योंकि ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, तो दोनों ही कैंसिल आउट हो गए। जब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4 को 3 से करेंगे तो 4 3 12 जी। x को 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ठीक है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर 5 एंड 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी 2 वैल्यूज़ हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 वैल्यूज़ हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स जब भी हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4x माइनस 12 से 3 मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 8 से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 12x
12 3 से मल्टीप्लाई आएगा तो वी विल गेट आंसर 36। 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x। 5 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 8 ज़ा 40। ठीक है, 12x यहाँ पर हम सेम वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेंगे। प्लस 10x था तो ये माइनस 10x हो गया। 40 एज इट इज़ आ गया। माइनस 36 था तो ये प्लस 36 हो गया। 12x में से 10x माइनस करेंगे सो वी विल गेट आंसर 2x, बट प्लस में होगा, ग्रेटर नंबर के साथ प्लस है। 40 में 36 प्लस करेंगे सो वी विल गेट आंसर 76। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो x हम सेपरेट कर देंगे। 76 है, ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। नाउ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज़ 38। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 38। क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ बीन completed. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो सेम प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व होगा। यहाँ पर हमारे पास जो है हम सबसे पहले लिख देते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ तो मैं अब शॉर्टकट में लिख रही हूँ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अगेन क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। रेशो की साइन है, एक्स आ जाएगा। प्रोपोर्शन की साइन है हमारे पास, फिर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। रेशो की साइन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिंपली जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो हाईलाइट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन में हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ब्रैकेट बड़ा कर देते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये सिंपली अभी हमने जो है वो सिर्फ कॉपी किया है। जो जो वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही थी हमने उनको मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉपी किया है। अच्छा जी, अब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आई थिंक आप जानते होंगे। नाउ रेफरेंस दे देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पर यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, एज इट इज़ हमने लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज़, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट कर देते हैं ताकि वो सेपरेट हो जाए, ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ देखें हम कौन कौन सी वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बोथ द वैल्यूज़ आर सेम बट हैव द डिफरेंट साइन, क्योंकि इज इक्वल टू के बाद साइन चेंज हो जाती है तो ये दोनों ही वैल्यूज़ क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने कैंसिल कर लिया तो रेस्ट ऑफ द नंबर हमारे पास बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, और एक्स के साथ हमारे पास वैल्यू क्या बची है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर में ए प्लस बी और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी है। अब यहाँ पर देखते हैं, ए प्लस बी हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर है, इसका मतलब है ए प्लस बी की हमारे पास डबल वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी की हमारे पास स्क्वायर का मतलब होता है कि दो वैल्यूज़ हैं, तो इट मीन्स कि हमने इन दोनों को सेपरेट कर लिया, क्योंकि हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हमने क्वेश्चन को सेपरेट कर लिया। यहाँ हमारे पास क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ठीक है, अब देखें, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर ए प्लस बी, एक्स एज इट इज़ आ गया
1/a-b। ठीक है, ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर रह गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखें ये हमारे पास 1/a-b, a प्लस बी मैं पहले एज इट इज़ लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू एक्स एज इट इज़ लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो एक्स की वैल्यू के साथ 1/a-b मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इसको इस साइड पर लेकर आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड लिख देती हूँ 1/a-b। ठीक है, अब ज़रा आप क्वेश्चन में गौर से देखें कि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में भी एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, यानी कि एक सब न्यूमरेटर और एक सब डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जब हम इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इन दोनों की साइन ऑपोजिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे ये 1/a-b है, ये डिवाइड में है, जब हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो a-b ऊपर आ जाएगा और 1 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी एज इट इज़ रहा, ये डिवाइड में था, इसको मैं मल्टीप्लाई में लेके गई तो ये क्या हो गया, a माइनस बी। ठीक है, 1 जो है वो नॉट कंसिडरेबल होता है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। यहाँ a प्लस बी है और a माइनस बी, तो यहाँ पर अगेन हम जो है वो फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे कि a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ये a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हैं, तो नाउ यहाँ पर अब हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू x, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो हमने इन दोनों की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। सो वी गेट आंसर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इसके अंदर अगेन हमें 2 फार्मूले अप्लाई करने थे, तो वो फार्मूले अप्लाई करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया, जिसमें पहला फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का था और दूसरा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का था। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो खैर से इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर ऐसा कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, जस्ट हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखना है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखना है। ठीक है, अब हम अगेन क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, 11 माइनस एक्स रेशो 8 माइनस एक्स, प्रोपोर्शन की साइन 25 माइनस एक्स रेशो 16 माइनस एक्स। हाँ, यहाँ पर कोई भी डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं है, तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड जब होता है जब उसमें डिनोमिनेटर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन और हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11x माइनस एक्स 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 11 जो है वो अब यहाँ पर बस वैल्यूज़ डबल हैं ब्रैकेट के अंदर, यानी कि पहले हम 11 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को कंप्लीट वैल्यू से। तो 11 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया, 11 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 176। ठीक है, फिर 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन माइनस की है, तो माइनस की साइन आ जाएगी 11x। ठीक है, माइनस की साइन है, अगेन माइनस की साइन आएगी, x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्लोज। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन को सॉल्व करेंगे, 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200, फिर 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x। ठीक है, यहाँ माइनस की साइन है, माइनस आएगा, 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जस्ट हैव अ लुक टू द क्वेश्चन। अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया हम उसमें देखेंगे कि हम कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस में, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, बट इजिकल टू के बाद है तो वो अपोजिट साइन कहलाती है। दोनों ही एक्स स्क्वायर हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास यहाँ रेस्ट ऑफ द नंबर क्या है, 176। अच्छा जी, ये सेम वेरिएबल हैं x और x, तो यहाँ पर माइनस या प्लस यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन हमारे पास माइनस की आएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 27x इज इक्वल्स टू। ठीक है, ये 200 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस साइन माइनस की आएगी, प्लस हो जाएगा, तो 8 में 25 प्लस करेंगे तो वी विल गेट आंसर 33x।
क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास हम x की वैल्यू को एक साइड पर ले आएंगे एंड नॉन वेरिएबल को एक साइड पर ले आएंगे। -27x है, -33 था, इधर आकर क्या हो जाएगा +33x इज इक्वल टू 200 एज इट इज़ रहेगा, +76 है तो ये हो जाएगा -76। ठीक है, यहाँ देखिए ग्रेटर नंबर के साथ प्लस की साइन है, तो अब यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन हमारे पास प्लस की आएगी, लेकिन 33 में से 27 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6x। 200 में से 176 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 24। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो x को सेपरेट कर लेंगे, 24/6 आ जाएगा। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो x की रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, यानी कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी x की जो हमें मालूम करनी थी वो है 4। नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 18.1। एक्सरसाइज 18.1 जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है और अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूरी है। तो मेरा ओपिनियन ये होता है कि आप तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आगे जब आप एंट्री टेस्ट के ऊपर जाएं तो आपके तमाम ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आप अपने तमाम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकें।